स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्य के स्वरूप का सावयव सिद्धांत। वैसे तो राज्य की प्रकृति नेचर जो है, स्वरूप जो है, उसके ऊपर बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन हम आज जो है राज्य के स्वरूप का सावयव सिद्धांत करेंगे, जिसे आंगिक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत या अवयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य जो है वो एक जीवित प्राणी की तरह है, एक जीवधारी की तरह है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य जो है व्यक्ति उसका अंग है और व्यक्ति के द्वारा जो है अलग अलग काम किए जाते हैं। तो इस प्रकार वो सिद्धांत जो राज्य को एक जीवित प्राणी की तरह माने, एक जीवधारी की तरह मानता है और व्यक्तियों को उसके अंग के रूप में स्वीकार करता है, वो सिद्धांत जो है सावयव सिद्धांत है, जिसे जैविक, आंगिक या अवयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वह सिद्धांत जिसमें राज्य का स्वरूप निर्धारित करने के लिए जीवित प्राणी के उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक संपूर्ण मानव शरीर के समान है, एक जीवधारी की तरह है और भिन्न भिन्न व्यक्ति उसके अंग है। जिस प्रकार से शरीर से अलग होकर कोई अंग नष्ट हुए बिना नहीं बच सकता, अर्थात जिस प्रकार से मानव का शरीर है वो अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। अगर कोई अंग उससे अलग होता है तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर मानव शरीर से हाथ को काट दिया जाए तो हाथ का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, निष्प्राण हो जाता है हाथ, जबकि शरीर जो है वो बना रहता है। तो उसी प्रकार से राज्य से अगर व्यक्ति अलग होता है तो राज्य तो बना रहेगा, लेकिन व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसी प्रकार राज्य के बाहर व्यक्ति भी अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे भिन्न भिन्न अंग शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के साधन है, वैसे ही व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। यानी व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अतः जैसे शरीर में भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और प्रत्येक अंग का महत्व इसके कार्य से जुड़ा होता है, इस प्रकार राज्य और व्यक्ति में भी ठीक इसी प्रकार की आत्मनिर्भरता का संबंध है। यानी जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जीभ जो है स्वाद बताती है, उसी प्रकार से जो मानव के शरीर के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, वैसे ही राज्य और व्यक्ति भी इसी संबंध में इनकी आत्मनिर्भरता है। इसे ही राज्य का अंगिक, अवयव या जैविक सिद्धांत कहते हैं। इसके समर्थक है, अगर भारत की बात करें तो मनु, शुक्र और कौटिल्य, मनुस्मृति में, शुक्र नीति में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्लेटो, अगर हम पाश्चात्य विचारकों की बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो, बर्क, फिक्टे, ब्लंट्सली, स्पेंसर, हिगल, ग्रीन इत्यादि जो विचारक हैं, इन्होंने राज्य को एक जीवधारी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये था हमारा राज्य के स्वरूप का सावयव सिद्धांत। अब हम अलग अलग जो है, पहले हम करेंगे कौटिल्य कि कौटिल्य ने किस प्रकार से राज्य के सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवधारी माना है और इसके 7 अंगों की तुलना मानव शरीर के अंगों से की है। जैसे राजा जो कि स्वामी है, उसे राज्य रूपी शरीर का सिर माना है। जैसे मानव का सिर है, वैसे ही राजा जो है राज्य में सिर की तुलना ये है। फिर है अमात्य या मंत्री, जिस प्रकार से मानव शरीर में आंखों का काम है देखना, वैसे ही अमात्य या मंत्री देखने का काम करते हैं राज्य रूपी शरीर में। नंबर 3 मित्र या सुहृद, जिस प्रकार से हमारा सुनने का काम है कान का, वैसे ही मित्र जो है राज्य रूपी शरीर में कान का काम करते हैं। कोश अर्थात खजाना, मुख का काम करता है। सेना मस्तिष्क का काम करती है।
दुर्ग जो है वो बाहों का काम करता है। पुर या जनपद जो है वो भूमि एवं प्रजा। पुर का मतलब भूमि, जनपद का मतलब जनता अर्थात प्रजा। ये जंगहों की तरह है, थाइस की तरह है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने जो है, मनु ने और शुक्र ने मानव के शरीर की तरह ही राज्य के जो अंग हैं उन्हें मानव के शरीर के साथ उनकी तुलना की गई है। मानव के शरीर के अंगों के साथ तुलना करके राज्य के स्वरूप का सावयव सिद्धांत, आंगिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। धीरे राज्य के सावयव सिद्धांत में अगर दार्शनिक विचारकों की बात करें तो प्लेटो सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने राज्य को व्यक्ति का वृद्ध रूप माना है, यानी व्यक्ति का बड़ा रूप ही राज्य है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। जिस आदमी में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुसार वो अपने वर्गों में चला जाता है और 3 वर्ग बन जाते हैं। तो व्यक्ति में 3 गुण है, विवेक जिसके अनुसार वो नियंत्रण करना सीखता है, साहस जिसके अनुसार वो रक्षा करने का काम करता है, क्षुधा या तृष्णा जिसके अनुसार वो भौतिक वस्तुओं का संचय करता है। तो व्यक्ति में ये 3 गुण होते हैं और जिन जिन व्यक्तियों में इन गुणों की प्रधानता होती है वो अपना क्या कर लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। यानी जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होगी वो सब मिलकर क्या हो जाएंगे, शासक वर्ग का रूप ले लेंगे। और जिन व्यक्तियों में शौर्य या साहस का गुण होगा वो सैनिक वर्ग का रूप ले लेंगे। और जिनमें क्षुधा या तृष्णा होगी वो व्यक्ति उत्पादक वर्ग का रूप ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति के गुण थे उन्हीं गुणों के आधार पर किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो इस वर्ग से किसका निर्माण हो जाएगा, राज्य का निर्माण हो जाएगा। तो व्यक्ति का बड़ा रूप ही किसको मानता है, राज्य को मानता है। तो ये इसका सापेक्ष सिद्धांत है प्लेटो का। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अरस्तु ने तर्क दिया कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति या परिवार की स्थिति वैसी है जैसे शरीर के संदर्भ में उसके किसी अंग की होती है। अरस्तु ने राज्य के गठन की तुलना मानव शरीर के गठन से की है। उसका मानना था कि व्यक्ति राज्य का एक अंग है, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है और राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु ने माना कि जिस प्रकार अंश से पहले पूर्ण का विचार आता है और मनुष्य शरीर में अंगों से पहले पूर्ण शरीर का विचार आता है और शरीर से अलग होकर इन अंगों का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही राज्य से अलग होकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसके सत जीवन के लिए राज्य जरूरी है। अब अरस्तु ने माना कि जिस प्रकार से मानव के शरीर का गठन होता है वैसे ही राज्य का गठन होता है। जिस प्रकार मानव के शरीर में आँख, कान, हाथ, नाक आदि अंग होते हैं और उन अंगों का अपना पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अंग अगर शरीर से कट जाते हैं तो वो मृत प्राय हो जाते हैं जबकि शरीर बना रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और उसे अपना सज्जीवन प्राप्त करना है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो एक राज्य के अंदर रहेगा। तो राज्य का वो अपने आप में एक अंग है, अगर वो राज्य से पृथक हो जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। अरस्तु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है तो वो व्यक्ति या तो पशु है या देवता है। अब बात ये आती है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है, मनुष्य से पहले राज्य आया है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो राज्य पहले कैसे आ सकता है, क्योंकि पहले कौन आएगा, मनुष्य आएगा, मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया है। लेकिन अगर हम तर्कशास्त्र के आधार पर देखें, जिस आधार पर अरस्तु कहता है कि पहले पूर्ण का ज्ञान विचार आता है उसके बाद अंश का विचार आता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हम मानव शरीर की बात करें तो हाथ, कान, आँख, नाक की बात नहीं आती बल्कि पूर्ण मानव शरीर की कल्पना हम करते हैं जिसमें आँख भी होता है, नाक भी, हाथ भी, यानी संपूर्ण अंग होते हैं। तो पहले पूर्ण का ज्ञान होता है उसके बाद अंश आता है। ठीक उसी प्रकार पहले मानव के शरीर का विचार आता है और फिर अंगों का विचार आता है। और अरस्तु कहना चाहता है कि ठीक इसी प्रकार पहले राज्य आया है और उसके बाद मनुष्य आया है और मनुष्य के सज्जीवन के लिए राज्य जरूरी है। और जैसे मानव के शरीर में अंग है ठीक उसी प्रकार से राज्य का अंग जो है वो व्यक्ति है। जिस प्रकार से
अंगों का शरीर से कट जाने से अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही मानव के शरीर से मानव के शरीर से अंगों के कटने से कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही राज्य से अगर व्यक्ति अलग हो जाता है तो उसका अपना पृथक कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो अपने सज्जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जो है, वैसे ही मनुष्य का जीवन हो जाता है। तो ये थे अरस्तु। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब बाकी के जो विचारक हैं, चाहे सिसरो है, ब्लंसली है, ये सभी हम इसकी सेकंड वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।